हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक इकोनॉमिक्स की। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जो है ये डील करता है रूरल डेवलपमेंट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले। Here we go। चलिए, तो ये है रूरल डेवलपमेंट पे बेस्ड आपका चैप्टर। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? देखिए, रूरल डेवलपमेंट क्या है इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि क्यों रूरल डेवलपमेंट। देखिए, जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, जस्ट उस पैटर्न को ही फॉलो करते हैं जिस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो आप बुक जब देखोगे तो आप देखते हो कि वहाँ पे पहले आपको समझाने की कोशिश की गई है कि रूरल डेवलपमेंट होनी की चाहिए। ठीक है, वाई रूरल डेवलपमेंट। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जब आप देखते हो आज का इंडिया, तो आप देखते हो कि जो अर्बन एरियाज़ है वो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे गांव हैं, रूरल एरियाज़ जो है, वो अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, बहुत पीछे रह रहे हैं। बेसिक कम्युनिटीज़ जो है अभी भी वहाँ पे नहीं पहुँची है। ठीक है, जो आज के टाइम में जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, जिसको हम बेसिक फैसिलिटीज़ कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ में, तो वो एक बहुत, आप कह सकते हो कि स्पेशल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ हैं गांव के लोगों के लिए। तो इसलिए इस दौड़ में जहाँ पे अर्बन एरियाज़ बहुत आगे निकल गए हैं, हमारा गांव बहुत पीछे रह गया है। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट की ओर तो हमें काम करने की ज़रूरत है ही है। और अगर इस बुक में देखें तो बुक में देखिए, आप देखोगे कि लिखा है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का कंपैरिजन किया गया कि क्योंकि लगभग 70% के करीब जो पॉपुलेशन है हमारी गांव में रहती है, तो इन 70% जो लोग हैं, इनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, इनकी सुविधा के लिए हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें रूरल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जब हम बात करते हैं रूरल इकोनॉमी की, तो रूरल इकोनॉमी बेसिकली किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। तो सारा का सारा जो बर्डन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। तो इस बर्डन को शिफ्ट करने के लिए हमें रूरल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब हम ये रूरल डेवलपमेंट देखेंगे तो अदर देन एग्रीकल्चर जो है, बहुत से दूसरे एरियाज़ में जब हम काम करेंगे तभी हमारा रूरल डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन बर्डन जो है एग्रीकल्चर पे, उसको शिफ्ट करने के लिए हमें रूरल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और फाइनली अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे कि रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ, माफ़ कीजिएगा, रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब हुआ? रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का मतलब, इन वर्ड्स ऑफ गांधी जी, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। तो जिस बात पे इतना ज़्यादा एम्फोसिस महात्मा गांधी जी ने किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें रूरल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना ही चाहिए। तो ये अभी तक हमने देखा कि रूरल डेवलपमेंट आखिरकार ज़रूरी क्यों है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है, मतलब कि हमें किन किन एरियाज़ पे काम करना चाहिए जिससे कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो संभव हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि ये रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं। देखिए, तो रूरल डेवलपमेंट में क्या आएगा? सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं लैंड रिफॉर्म के साथ में। तो जब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है लैंड रिफॉर्म। तो क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ज़मींदारी प्रथा थी। ठीक है, ज़्यादातर जो ज़मीनें थी वो बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उनके पास ही थी। तो इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है हर गरीब के पास खेत होगा और वो अपने गुजारे जोगी खेती तो कर ही लेगा। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, देखिए ये जो अभी हम रूरल डेवलपमेंट देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा अपना कनेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा जब हम आज़ाद हुए थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद का सिचुएशन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो, उसको कनेक्ट करके जब देखोगे तो आपको समझ लगेगा। क्योंकि लैंड रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ लैंड रिफॉर्म की, आज के टाइम में शायद वो एप्लीकेबल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म में अभी दूसरे मतलब कि पॉइंट चल रहे हैं। दूसरे इश्यूज कौन से हैं? मतलब कि डिजिटलाइजेशन जो है लैंड रिकॉर्ड्स का, ये सब होना चाहिए, ये सब पॉइंट चल रहे हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाला जो कंसेप्ट था वो उस टाइम पीरियड में ही चल रहा था। लेकिन किसी भी एंगल से आप देखिए, अगर लैंड रिफॉर्म आपने करना है तो उसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है किसको मिलेगा? रूरल एरियाज़ को ही मिलेगा। कैसे? दूसरा पक्ष ले लीजिए। देखिए, गांव की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि वहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो मान लीजिए किसी एक फैमिली के पास एक खेत है। ठीक है, एक खेत है। अब किसी एक पर्सन का था, मान लीजिए एक पर्सन ए था, उसका ये खेत था। अब हुआ क्या कि मान लीजिए
इसके 2 बच्चे हुए, ठीक है। अब ये जो इसके 2 बच्चे थे उनमें आपस में बनती नहीं थी, तो हुआ क्या कि बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि इस खेत को आधा आधा बांट लेते हैं, ठीक है। आधा आधा बट गया खेत। अब ये जो 2 इसके बच्चे आए, फर्दर इनके मान लीजिए 2 किड्स हो गए, ठीक है। इन्होंने भी आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो आप देख रहे हो कि एक इतना बड़ा लैंड एरिया जो था वो अब आप देख सकते हो कि बिखर गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया है। तो वहाँ पे गांव की जब हम बात करते हैं तो खेतों का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड जो है, ठीक है, अब क्योंकि जब आप लैंड रिफॉर्म पढ़ते हो तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड जो है वो भी एक लैंड रिफॉर्म का ही पार्ट है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो क्योंकि ये बुराइयां जो है आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेगी, तो लैंड रिफॉर्म के ज़रिए इसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट तो हो सकता है कि लैंड रिफॉर्म कीजिए। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल है, ठीक है। अब हर एरिया जो है उसके पास कुछ ना कुछ तो स्पेशल फीचर होता ही है। कोई एरिया ऐसा हो सकता है पानी का अबंडेंस होगा तो वहाँ पे फिशरी को हम डेवलप कर सकते हैं। कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। रिसोर्स रिच है मान लीजिए, ठीक है, खनिज पदार्थ अगर किसी एरिया में ज़्यादा मिलते हैं तो वहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गांव है उसके पोटेंशियल को समझा जाए और उसको यूटिलाइज़ किया जाए। अगर ऐसा हम करने में संभव हो पाते हैं तो हम कहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट की ओर हमने एक कदम बढ़ा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो गांव की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं होती है, कच्चे सड़क होते हैं। ये सामान्यतः बात कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में तो डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है, लेकिन सामान्यतः आप देखोगे कि सड़कें वहाँ की अच्छी नहीं होती है। स्ट्रीट लाइट जो है उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। टैप वाटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। शौचालय का सिस्टम जो है अभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन एरियाज़ में आप काम करते हो तो आप कहोगे कि हम रूरल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद स्पेशल मेजर टू एलिविएट पॉवर्टी। तो रूरल डेवलपमेंट कब होगा, अब देखिए जो पॉवर्टी का लेवल है, अगर हम गरीबी की बात करें और अगर इसका कंपैरिजन करें गांव के साथ में और शहरों के साथ में, तो आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन गांव में रहती है वो गरीब है, ठीक है। उनका जो इनकम एज़ कम्पेयर टू जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनसे कम है। तो अगर आप कोशिश करते हो, कोई प्रोग्राम अगर आप चलाते हो जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है कि हमने गरीबी ख़त्म करना है, तो ये भी एक स्टेप होगा किसकी ओर, रूरल डेवलपमेंट की ओर। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स का हमने पहले चैप्टर देखा था। ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब हुआ, एक तो लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए और उस पॉपुलेशन के पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे आएगा, अगर पढ़े लिखे हैं, अगर हेल्दी पॉपुलेशन है तो उसको क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। इसका मतलब अगर हम रूरल एरिया में स्कूल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करते हैं, हॉस्पिटल्स अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो हम कहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट की ओर हमने एक कदम बढ़ा दिया है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि नॉन फार्म प्रोसेसेस जो है उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि आप देखते हो कि जो बर्डन है सारा का सारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। तो अगर इस बर्डन को हम शिफ्ट करने में कामयाब होते हैं तो आप कह सकते हो कि रूरल डेवलपमेंट की ओर हमने एक कदम और बढ़ा दिया है। तो ये सभी पॉइंट्स मिलकर आप कह सकते हो कि रूरल डेवलपमेंट को यहाँ पे आप कह सकते हो कि संभव बनाते हैं। अब ये जो पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट आपका बन सकता है कि देखिए 1990 का जो टाइम पीरियड था जब हम एलपीजी रिफॉर्म लेके आते हैं या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कह लीजिए, उसका ज़्यादातर बेनिफिट जो है सेकेंडरी सेक्टर को ही मिला और उससे भी कहीं ज़्यादा जो बेनिफिट था वो टर्शरी सेक्टर को मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये जो टाइम पीरियड था, इसके बाद का जो टाइम पीरियड था, उसमें आप देखते हो कि ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल्चर का वो बहुत कम था। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि 3% था। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि जब आप ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आते हो तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो भी ग्रो करता है अलॉन्ग विद अदर 2 सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये ग्रो नहीं करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। रुकिए, इसको पहले करते हैं जूम थोड़ा सा। चलिए, तो अब है हमारे पास क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। तो क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज का क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं क्रेडिट और दूसरा है यहाँ पे मार्केटिंग। क्रेडिट मतलब कि
लोन की अवेलेबिलिटी, मार्केटिंग मतलब कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्या उसके लिए मार्केट है कि नहीं है, किस तरीके का मार्केट है, अगर मार्केट है तो क्या इसकी रेगुलेशन हो रही है कि नहीं अच्छी तरीके से। सबसे पहले नज़र डालते हैं क्रेडिट पे। तो देखिए, चाहे अर्बन एरियाज़ की बात की जाए चाहे रूरल एरियाज़ की बात की जाए, तो क्रेडिट का तो सोर्स दो ही है, या तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होगा। ऑर्गेनाइज्ड में क्या आते हैं, बैंक आते हैं, नॉन बैंकिंग सेक्टर्स आते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज का मतलब सीधा यहाँ पे ये समझिए कि जिसको रेगुलेट करती है, या आरबीआई करती है या फिर सेबी करती है या फिर दूसरी जो रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ है, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रेगुलेट किया जा रहा है तो वो होगा ऑर्गेनाइज्ड। नॉन ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, वहाँ पे आएंगे मनी लेंडर्स, ठीक है, जो महाजन्स होते हैं, शाहूकार जो होते हैं, वो जो पैसा देते हैं उसको हम कहते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड। तो शहरों में भी ऐसा होता है, गाँव में भी ऐसा होता है, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। आपने याद रखना है मेजर जो पैसे का सोर्स है यही है। अब इस बुक में जब आप रीड करोगे तो आप देखते हो कि इंडिपेंडेंस के बाद हुआ क्या। इंडिपेंडेंस के बाद आप देखते हो कि जो मनी लेंडर्स थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, ये बहुत बैंड में जाते थे। जो छोटे छोटे किसान थे, ठीक है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते थे, उनको ये बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, इनको ये लोन दे देंगे, ठीक है, और लोन का ब्याज इतना ज़्यादा होता था कि चुकाने में सदियाँ निकल जाती थी और बंधुआ मजदूरी काइंड ऑफ जो सिचुएशन थी वो अराइज हो जाती थी। अब इसके बहुत से कारण हो सकते थे। एक तो मान के चले कि इंटरेस्ट रेट जो था वो बहुत चार्ज किया जाता था। सेकेंडली, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंडेंट है मानसून पे, तो जब कभी मानसून मान लीजिए प्रॉपर नहीं हुआ, बारिश अगर अच्छी नहीं हुई और उस साल अगर फसल अच्छी नहीं हुई, तो उसका सारा बर्डन किस पे आ जाएगा, उस गरीब किसान पे। और उस गरीब किसान को फिर बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था इन मनी लेंडर्स के द्वारा। तो इसी को रिस्पॉन्ड करते हुए आप देखते हो कि इंडिया में कौन सा कंसेप्ट आता है, इंडिया में कंसेप्ट आता है सोशल बैंकिंग का, ठीक है। सोशल बैंकिंग का क्या मतलब होता है, सोशल बैंकिंग का मतलब होता है जब हम उन लोगों को लोन देते हैं, ठीक है, उन आप कह लीजिए वंचित वर्ग को हम लोन देते हैं जो कि मेन स्ट्रीम जो बैंकिंग सिस्टम है उससे उनको कभी लोन मिला ही नहीं। क्योंकि देखिए, लोन लेने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और एक गरीब किसान जो है उसके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं होते हैं, कुछ गिरवी रखने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो अब इन लोगों को, क्योंकि लोन की तो ज़रूरत तो हर किसी को ही है, क्योंकि एक बार जब आपने फसल बो दिया तो उसको तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा, और इन मीन टाइम बहुत से दूसरे फंक्शंस भी आपने परफॉर्म करने हैं। तो जब तक फसल तैयार होगा, जब आप बेचोगे, कब पैसा आएगा, उसके बीच में आप क्या करोगे, तो पैसा तो चाहिए ही, ठीक है। और ये जो गरीब किसान लोग जो थे, इनको पैसा कभी मेन स्ट्रीम जो बैंकिंग सिस्टम था उससे मिलता ही नहीं था। तो इसको ख़त्म करने के लिए कंसेप्ट लेके आया गया सोशल बैंकिंग का, ठीक है। आपने याद रखना है सोशल बैंकिंग क्या होता है। सोशल बैंकिंग बैंकिंग का वो सिस्टम है जब जो गरीब दबे कुचले जो वर्ग के लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनको लोन दिया जाता है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी हार्श नहीं होती है, बहुत इजी होती है, और कोई भी बहुत आसानी से इसको अवेल कर सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सोशल बैंकिंग। फिर आपके पास नबार्ड भी आता है 82 में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक जो इस्टेब्लिश की जाती है 1982 में। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस तो यही है कि जो किसान है, जो गरीब लोग हैं, जो एट्रोसिटीज़ है, जो एक्सप्लॉइटेशन जो इनका किया जाता है, जो मनी लेंडर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, उसको कम किया जाए और रूरल डेवलपमेंट की ओर एक कदम बढ़ाया जाए। अब उसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो सोशल बैंकिंग है या फिर क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट वाला भी हम पॉइंट देख रहे हैं, तो क्रेडिट आप कह ऐसे मान के चलिए कि एक ज़रूरी एलिमेंट मतलब था। इसके बिना ग्रीन रेवोल्यूशन जो था ये सफल हो ही नहीं पाता। क्योंकि जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो आप देखते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा तो था नहीं कि मान लीजिए कोई नॉर्मन बोरलॉग नाम का कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट आया और उसने कोई जादू की छड़ी दे दी आपको, और रातों रात जो था प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऐसा तो होना नहीं था, क्योंकि जो फॉर्मूला स्वामीनाथन ने, नॉर्मन बोरलॉग ने जो सुजेस्ट किया था, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे टूल्स उन्होंने सुजेस्ट किए, और उन टूल्स में से सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल था वो तो पैसा ही था। अगर देखिए पैसा नहीं है
तो जो सजेशन दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान में कि आप ये XYZ क्वालिटी की जो है सीड्स लेके आइए, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कीजिए, ट्रैक्टर लेके आइए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है इसके लिए पैसा तो चाहिए आपको, ठीक है। फर्टिलाइजर्स लेके आइए। तो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, आप ये कह सकते हो इसने एक कैटलिस्ट का काम किया व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट, ठीक है। मतलब कि क्रेडिट जो था एक अनिवार्य शर्त बन चुकी थी। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर हम संभव बनाना चाहते थे, कि रियलिटी बनाना चाहते थे, तो पैसा तो आपको लेके आना ही पड़ता। तो इस तरीके से कह सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया क्रेडिट सिस्टम को इन्हांस करने में, उसको इंक्लूसिव बनाने में, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एक टर्म है कुटुंबाश्री, ठीक है। तो ये कुटुंबाश्री मतलब इसके चांसेस तो बहुत कम है कि पूछा जाएगा, पर अगर मान लीजिए इन केस कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये टर्म आप यूज़ कर सकते हो कि कैसे ये कुटुंबाश्री जो है ये एक काइंड ऑफ बैंक है, वुमेन बैंक है, ठीक है। तो वुमेन डेवलपमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस तरीके का एक बैंक जो है खोला गया है, ठीक है। ये साउथ इंडिया की बात हो रही है। तो ये जो टर्म है, आप किसी तरीके से मतलब कहीं मौका मिल जाए वुमेन एम्पावरमेंट पे, अगर बोलने का मौका मिल जाए या फिर लिखने का कहीं मौका मिलता है, तो वहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो। चलिए, तो ये तो हमने सब देख ही लिया कि चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, तो जब हम बात करते हैं क्रेडिट सिस्टम की, तो वो तो सिस्टम तो सभी सेम ही है, ठीक है। कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो है, एक स्पेशल बैंक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अदरवाइज बाकी जो सिस्टम है वो तो सेम ही है। एक टर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, तो ये क्या सिस्टम है, इसके तहत जो लोन है किसको दिया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है। तो जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या है, तो इसके तहत जो लोन है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आपने याद रखना है। अब इसके बाद आता है कि जो हम बात कर रहे थे क्रेडिट सिस्टम की, तो क्या क्रेडिट सिस्टम डेवलप सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। तो आप कहते हो कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अभी भी अगर हम बात करें तो लोन लेने के लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ता है, और कुछ अगर हम कमर्शियल बैंक्स को छोड़ दें तो बाकी जो स्पेशल बैंक्स जो इस्टेब्लिश किए गए थे सिर्फ इस पर्पज़ के लिए ही कि रूरल डेवलपमेंट हो सके, तो वो इतना सफल नहीं हो पाए। और ये देखिए दिखता भी है, क्योंकि अगर आज का भी अगर आप ग्रामीण भारत देखोगे तो आप देखते हो कि कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हो कि ये जो क्रेडिट सिस्टम जो है गांव में, ये इतना सफल अभी तक नहीं रहा है, ठीक है। इस ओर अभी लेकिन काफ़ी जोरों से काम किया जा रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने देखा क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। और क्रेडिट सिस्टम जो है मोर और लेस बिल्कुल सेम है जो आप अर्बन एरिया में देखते हो। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। तो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या होगा, तो ऐसा मार्केट जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ये सभी चेन को क्या कहेंगे हम, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम कहेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट वैसे ही दिया गया कि जब हम बात करते थे प्रायर टू इंडिपेंडेंस, ये प्रायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रायर टू इंडिपेंडेंस क्या था कि जो किसान लोग जो थे उनके साथ बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड किया जाता था। तो वेइंग मशीन जो थी, ठीक है, उसके द्वारा इनको चीट किया जाता था, ठीक है। पेमेंट डिले, कम पेमेंट देना, कम प्राइसेस पे से चीज़ें खरीद लेना, ये सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए हैं। सबसे पहले तो रेगुलेशन ऑफ मार्केट, तो APMC बहुत न्यूज़ में था पिछले 1-2 सालों से, आपने देखा ही होगा। तो APMC का कंसेप्ट जो है विद द पासेस ऑफ टाइम आया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने काम किया, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग एग्जांपल क्या है, अमूल, इस तरीके का हम कंसेप्ट लेके आए। MSP आया, PDS काइंड ऑफ सिस्टम हम लेके आए, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सभी स्टेप जो है विद द पासेस ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, स्टेट गवर्नमेंट्स लेके आई, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। चलिए, अब है इमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। देखिए, एक तो है आपका ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या है कि एक मार्केट है,
किसान अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लेके जा रहा है और बेच रहा है। ये तो है आपका ट्रेडिशनल सिस्टम। इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल क्या हो सकता है? जैसे इस बुक में तो चलिए खैर नहीं लिखा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑनलाइन। अगर किसान ऑनलाइन अगर अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रहा है तो ये इमर्जिंग अल्टरनेटिव होगा मार्केटिंग चैनल का। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड है वहाँ पे एक मंडी है, ठीक है, किसान जो है मंडी में जाके अपना सामान बेच रहा है, तो मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है, ठीक है, ट्रेडर्स हैं मतलब बायर्स हैं, उनके साथ में किसान जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये इमर्जिंग अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। या फिर इसका एक एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? किसान जो है, जो आड़तियाज होते हैं, ठीक है, जो कमीशनिंग एजेंट होते हैं, इंटरमीडियरी जो होते हैं, उनसे डायरेक्ट अगर कॉन्टैक्ट किए बिना अगर किसान डायरेक्टली अपना सामान जो अगर कंज्यूमर को बेचता है तो उसका बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको भी हम इमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केट चैनल कहेंगे। या फिर क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, डायरेक्ट किस क्वालिटी की कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए किसी बिजनेसमैन को, ठीक है, किसी एंटिटी को, ठीक है, उसे मतलब कि आप एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये सिस्टम क्या है? ये सभी सिस्टम जो है आप कह सकते हो इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स हैं, ठीक है। अब ये तो टर्म्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जब ये लेके आया गया था, फार्म्स लॉ जो आए थे, तो उसमें से एक लॉ आपका इसके साथ डील कर रहा था। तो ये थोड़ी सी अजीब बात है कि किताबों में भी हम ये इस बात को प्रमोट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब ये रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम इसका विरोध भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि ये पॉइंट जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी तो है ही है। आपको क्या लगता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ये ठीक है कि गलत है? ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी भी रिकमेंड कर रहा है कि होनी चाहिए। अब हम देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होगा? एक तो मतलब ये होगा कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसमें चेंज लेके आइए, मतलब कि हर साल जो एक तरीके की ही आप फसल को बोए जा रहे हो उसमें किस चेंजेस लेके आइए, मतलब कि चावल और गेहूँ की खेती की जा रही है हर साल, तो एक साल गैप करके उसमें आप पल्सेस बो दीजिए, वेजिटेबल्स बोना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर इस तरीके का चेंजेस आप लेके आते हो तो इसको क्या कहेंगे? इसको आप चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न कहोगे, और ये भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जांपल है। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि एक ही खेत में एक से अलग टाइप की किस्म की जो फसलें हैं उसको बोया जा सकता है, इसको भी हम डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। या फिर और क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर के साथ में जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बी कीपिंग हो गया, इसको भी अब साथ में करना शुरू कर दीजिए। तो इसको क्या कहेंगे कि एग्रीकल्चर आपका डाइवर्स हो गया। क्यों? इसका सीधा सा एग्जांपल तो यही है कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों, तो इसके लिए कोटेशन होता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट। तो बस यही इसका मतलब है कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों, ताकि थोड़ा सा सेफ रहा जा सके। थोड़ा सा इसको करते हैं जूम, और हम थोड़ा सा अब देखते हैं कि जब हम बात करते, अच्छा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये नॉन लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है स्लाइड में, या फिर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, अब बात बन सकती है, चलिए बात बन गई। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इस पे प्रीलिम में आपसे ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ? देखिए, मच ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ आर कंसनट्रेटेड इन खरीफ सीजन, ठीक है। अब ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा जा सकता है कि मच ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ आर कंसनट्रेटेड इन रबी सीजन। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं तो बड़ा है, ठीक है, मतलब कि ठीक ही होगा, लेकिन जो कीवर्ड है यहाँ पे खरीफ सीजन है, क्योंकि आपको पता ही है जो मानसून वाला टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में ही बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर जो है आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मानसून का टाइम पीरियड है, उपयुक्त मात्रा में जो है पानी मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है प्रीलिम में। और ये जो स्टेटमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपका स्टेटमेंट बन सकता है। जैसे जैगरी जो है गुड़ है, तो गुड़ जो है, गुड़ मेकिंग जो है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर लेके चलेंगे कि सेकेंडरी? तो इसको आप कहोगे कि ये एलाइड एक्टिविटीज़ का पार्ट है, मतलब मेन एग्रीकल्चर का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। जैगरी मेकिंग इज़ एन एलाइड एक्टिविटीज़, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे
नॉन फार्म अल्टरनेटिव, मतलब कि अगर हम बात करें, एक तो होगा सिंपल एग्रीकल्चर, खेत है, खेत पे मतलब कि आप फसल उगा रहे हो बेच रहे हो, उगा रहे हो बेच रहे हो, यही काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ नया सिस्टम इसमें आ सकता है, बिल्कुल नया सिस्टम यहाँ पे क्या आ सकता है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मतलब कि जब किसान ने खेत में कोई भी उपज तैयार की तो उसकी प्रोसेसिंग की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं एप्पल्स की, ठीक है। तो एक तो है कि एप्पल खेतों में तैयार हो रहे हैं, और वो जो एप्पल है उसकी बहुत अच्छी तरीके से पैकेजिंग की जा रही है कहीं पे, तो इसको क्या कहेंगे, इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कह देंगे, और बाद में उसको बेचा जा रहा है। दूसरा हो सकता है फूड प्रोसेसिंग। मान लीजिए वही एप्पल था और उसी इलाके में एक ऐसी इंडस्ट्री आ जाती है जिसका काम है जैम बनाना, तो उसी एप्पल का जैम बनाया जाएगा, तो ये क्या होगा, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो जाएगा। एलाइड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, तो उस पर बेस्ड आप लेदर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हो, टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हो रूरल एरियाज़ में, पॉटरी हो गया, क्राफ्ट्स हो गया, हैंडलूम हो गया, ठीक है। मतलब कि जो ये आर्टिजन्स जो है इनकी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी नॉन फार्म अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। ये रूरल एरिया को डेवलप करने में बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, और आने वाले समय में हमको इस पे काम करना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब ये देखिए, ये जो फिगर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि बताइए जी, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस की अगर हम बात करें, नंबर सी माफ़ कीजिए अगर बात करें, तो पहले नंबर पे आता है पोल्ट्री, दूसरे पे शीप एंड गॉट्स आते हैं, पिग्स आते हैं, कैटल्स आते हैं, ठीक है। तो इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने रट लेना है। सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, पोल्ट्री का, दूसरे पे है कैटल, बुफेलोस, शीप एंड गॉट्स, पिग्स और अदर्स। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। इस पर डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री जो है एज पर 2012 जो डेटा आपके पास अवेलेबल है क्या है। देखिए, डेटा इतना तो चेंज होता नहीं है, आप इस बात से सहमत होंगे। मतलब कि अगर ये 2012 की भी रिपोर्ट थी, तो अगर लेटेस्ट भी अगर आप देखते हो तो उसमें मोर और लेस यही होगा पैटर्न, ठीक है। तो आंख बंद करके आपने ये पैटर्न याद रखना है। नंबर ऑफ कैटल जो था इस बुक में लिखा हुआ है एज पर 2012 जो आपका डेटा था, मतलब 30 करोड़ आपको देखने को मिलता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में गूगल कीजिए और बताइए कि नंबर ऑफ कैटल्स आज के टाइम में इंडिया में कितने हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखिए डेयरी सेक्टर की, तो डेयरी सेक्टर तो ग्रो कर रहा है। जब से ऑपरेशन फ्लड आया है उसके बाद में इसमें आपको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलता है डेयरी सेक्टर में। तो 1951 से लेकर 2014 तक की बात करें तो जो डेयरी सेक्टर है इसमें आपको लगभग 8 टाइम जो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, डेयरी सेक्टर ने काफ़ी यहाँ पे अचीवमेंट जो है प्राप्त किया है। अब यहाँ पे ये आपने याद रखना है, छोटे मोटे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध किसके साथ में है। तो इसका संबंध है डेयरी सेक्टर के साथ में, या फिर आप कह सकते हो मिल्क के प्रोडक्शन के साथ में, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड आपने याद रखना है। उसके बाद आता है फिशरीज। अब कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि फिशरिंग या फिश प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अब कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हमने याद रखना है कि जब हम फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं इंडिया में, तो इनलैंड प्रोडक्शन जो है फिश का वो कितना है, 64%, और 36% जो है वो सी और ओशंस में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट कि फ़िश प्रोडक्शन का जो शेयर है इनलैंड और सी और ओशन की अगर बात करें तो वो कितना है। जीडीपी में लगभग आप देख सकते हो कि 0.8% इनका शेयर है। नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, ये आपने याद रखना है। ये प्रॉब्लम से छोड़ दीजिए, जब तक मेंस नहीं आता है तो प्रीलिम में ज़्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए फिर भी देखते हैं कि, चलिए मान के चलते हैं यहाँ पे फिशिंग कम्युनिटी जो है कौन कौन सी समस्याओं को इनको मतलब कि फेस करना पड़ता है। पॉवर्टी। क्यों पॉवर्टी, क्योंकि इनकम जो है अगर हम बात करें फिशिंग इंडस्ट्री बेस्ड जो लोग हैं जो इस पर डिपेंडेंट है उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जितनी उसकी स्किल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको काम नहीं मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि फुल टाइम उसको काम नहीं मिल रहा है। इसको क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ये सिचुएशन तो आपको देखने को मिलती है। क्यों, देखिए अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ है। आप देखते हो कि कुछ इंडियन स्टेट्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ मतलब कि वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कुछ मतलब कि हॉलीडे काइंड ऑफ, मतलब कि
एक टाइम पीरियड रखा हुआ है हॉलीडे का, मतलब कि इतने दिन में मतलब कि फ़िशिंग करनी ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि सिचुएशन आ गया। पर कैपिटा इनकम इनकी कम है, इलिटरेसी है, इंडेटनेस है, पैसा बैंक से ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि फिशरी सेक्टर जो इतना अच्छी तरीके से ग्रो कर नहीं रहा है तो वो डेट बर्डन जो है उन पर बढ़ता जा रहा है। फिर इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो कहते हैं स्प्रॉलिंग जो है उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दूसरे जो जीव जंतु हैं वो भी मतलब कि उस जाल में आ जाते हैं। अपनी टेरिटरी का पता नहीं लगता है, दूसरी की टेरिटरी में चले जाते हैं और वहाँ की अथॉरिटीज़ उनको डिटेन कर देती है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ़िशिंग कम्युनिटी जो है इसको एक्सपीरियंस करती है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जब हम बात करते हैं फ़िशिंग सेक्टर की, तो अगर हम एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे टोटल जो नंबर में जो लोग इसमें इंगेज्ड हैं उसमें 60% जो लोग हैं वो औरत हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर इनलैंड अगर मार्केटिंग सिस्टम की बात करें, एक्सपोर्ट की बात ना करें, देश के भीतर जो मार्केट चल रहा है फिशिंग बेस्ड, उसमें 40% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन की है। मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट का फिशरी सेक्टर जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो देखिए हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स भी आ जाता है, वेजिटेबल्स भी आ जाता है, ट्यूबर क्रॉप्स भी आ जाते हैं, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, ये सभी मतलब कि बागबानी कह लीजिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जब आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करें तो उसका 1/3 हॉर्टिकल्चर के रूप में आता है। जीडीपी में शेयर 6%। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल की अगर हम बात करें। मैंगोज, बनाना, कोकोनट की अगर हम बात करें तो इसमें हम नंबर 1 है। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो हमारा डेयरी सेक्टर है वो बहुत ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 8 टाइम जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ मिल्क की अगर हम बात करें। लेकिन जो वरीसम एरिया जो है वो क्या है? वरीसम एरिया दोस्तों ये है कि कैटल्स का नंबर तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मिल्क की प्रोडक्शन है पर कैटल, वो अगर कंपैरिजन आप करके देखोगे अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे जो देश हैं, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है पर अगर हम कैटल बात करें तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वरीसम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है केस। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए इसको ठीक करने के लिए लास्ट वाला पॉइंट देखिए आप, हमें क्या करना है? हमें अच्छी टेक्नोलॉजीज लेके आनी है, ठीक है। हमें अच्छी टेक्नोलॉजीज लेके आनी पड़ेगी। उसके साथ में क्या है? गुड ब्रीड। तो जो अच्छी क्वालिटीज़ की जो ब्रीड्स हैं, ठीक है, ठीक है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। देन उसके बाद क्या है? इम्प्रूव वेटनरी केयर। तो पशु चिकित्सालय जो है उसका नंबर आप देखते हो बहुत कम है, तो उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और क्रेडिट फैसिलिटी जो है टाइम टू टाइम अवेलेबल हो, ठीक है। ये सभी जो पॉइंट्स हैं, अगर ये सभी चीज़ है तो आप कह सकते हो कि डेयरी सेक्टर जो है ये फिर से ग्रो कर सकता है। क्योंकि देखिए मिल्क की प्रोडक्टिविटी अगर कम है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? यही कारण हो सकते हैं, आपके पास अप टू मार्क टेक्नोलॉजीज नहीं है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी आ गया, अब टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलिए। मान लीजिए कुछ ऐसा कोई ऐसा डेयरी सेक्टर है जिसके पास इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, किसका? चारा काटने वाली, ठीक है, वो हाथ से काट रहे हैं, तो वो कितना पीछे हो गए। एग्जाम्पल ये लेके चल सकते हैं। गुड ब्रीड, देखिए आपके पास गाय हो या भैंस हो, ऐसी किस्म है जो कि बहुत कमज़ोर है, उसका मतलब कि दूध वो इतना मतलब कि नहीं आ रहा है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? आप अच्छी नस्ल का जो है वो लेके आइए, ठीक है। तो मिल्क का प्रोडक्शन है वो जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा। वेटनरी केयर बढ़ाइए। मान लीजिए अब देखिए अगर हेल्दी कैटल्स हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनका प्रोडक्शन जो होगा मिल्क का वो ज़्यादा ही होगा। हेल्दी नहीं है तो कम होगा, ठीक है। इसका मतलब कब हेल्दी रहेंगे? अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए वेटनरी केयर भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। और इन सभी को रियलिटी बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए। इसका मतलब क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट सिस्टम जो है वो भी डेवलप होना चाहिए। तो अगर ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो तो जो आपका डेयरी सेक्टर है वो भी ग्रो कर जाएगा। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि ये पॉइंट छोड़ दीजिए, किसी काम का नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन इससे नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। हाँ ये जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट का अगर कोई टॉपिक आता है, तनवा,
ठीक है। तो तनवा प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके तहत इन्होंने वुमेन्स को ट्रेनिंग देनी शुरू की कि कैसे एग्रीकल्चर में अलग अलग स्टेजेस पे किस किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का अगर कोई टॉपिक आता है तो वहाँ पे ये लाइन जो है तनवा प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु का, इसको आप कोट कर सकते हो कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है। उसके बाद एक पॉलिसी की यहाँ पे बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। चलिए इस पे थोड़ा सा हम डिटेल में इसको देखते हैं कि ये बेसिकली ये योजना जो थी बेसिकली थी की। चलिए, तो ये बेसिकली योजना 2014 की थी और इस योजना में क्या था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसको एक गांव जो था वो चूज करना था, उसको एक गांव अपने कंस्टिट्यूएंसी का चूज करना था। ठीक है। 2016 तक और 2 गांव 2019 तक। और ऐसे ही इस स्कीम के तहत हमारा टारगेट था कि 2500 गांव जो है उसको कवर किया जाएगा। ये क्राइटेरिया था पॉपुलेशन का। और यहाँ पे कंडीशन ये रखी थी कि वो जो गांव सेलेक्ट किया जाएगा एमपी के द्वारा वो उसका खुद का गांव नहीं होना चाहिए, या फिर उसके घर वाले का, या फिर उसके घर वाली का वो गांव नहीं होना चाहिए। तो ये जो आदर्श ग्राम है इसमें क्या करेंगे ये लोग, ये जो एमपीज़ हैं ये इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। तो डेवलपमेंट वो हमने पहले देखा ही, रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तो उन सभी एरियाज पे यहाँ पे काम किया जाएगा एज पर दिस योजना। ये लास्ट स्लाइड रह गया बस। तो इस स्लाइड में हम क्या देखेंगे, इस स्लाइड में हम देखते हैं ये पॉइंट अपने लिए काम का हो सकता है। यहाँ पे ये एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी जब पढ़ते हो ना तो आप देखोगे कि हर साल एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे प्रीलिम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने बहुत क्लोजली स्टडी करना है। अब एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ कि कॉटन जो है बिगेस्ट यूज़र है किसका, केमिकल पेस्टिसाइड्स का। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। उसके बाद क्या आ गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक पता ही है, ऑर्गेनिक मतलब केमिकल पेस्टिसाइड जो है उसको हमने सब्सटीट्यूट करना है किसके साथ में, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है। ठीक है। हमने गोबर यूज़ करना है। ठीक है। पत्ते यूज़ करने हैं, नीम के पत्ते यूज़ करने हैं। ठीक है। गौमूत्र यूज़ करना है। ये सभी चीज़ें जो है जब हम यूज़ करेंगे इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब कि इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेनिफिट क्या होगा, इनपुट पे पैसा आपका कम हो जाएगा, इतने महंगे महंगे फर्टिलाइजर आपको खरीदने नहीं पड़ेंगे। एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेबर जो है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव है। मतलब कि अब जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो यहाँ पे मशीनों का ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में भी यहाँ पे मदद करेगा। लेकिन दिक्कत की क्या बात है, देखिए दिक्कत की बात ये है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। ठीक है। और जो ऑफ सीज़न क्रॉप होते हैं, ऑफ सीज़न मतलब देखिए मान लीजिए कोई क्रॉप है जून जुलाई में ही बोआ जा सकता है। ठीक है। और कभी उसको नहीं बोआ जा सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल टेक्निक के साथ में उसको दिसंबर जनवरी में भी बोआ जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, इसको ऑफ सीज़न क्रॉप कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो उसके तहत ये पॉसिबल नहीं आपको नज़र आता है ऑफ सीज़न क्रॉप की जहाँ तक बात की जाती है। ठीक है। तो ये कुछ लूप होल्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग में और कुछ इसके प्रोज हैं। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।